नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। आप कमलेश्वर मंदिर प्रांगण में हैं। कमलेश्वर मंदिर प्रांगण यूँ तो प्राचीन सिद्धपीठ है, लेकिन किसी ज़माने में ये यात्रियों का एक अहम पड़ाव हुआ करता था। आज मात्र श्रीनगर के आसपास के लोग ही सुबह शाम यहाँ पर पूजा अर्चना करने आते हैं। तो कमलेश्वर से हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आज हमारा पड़ाव है प्राचीन सिद्धपीठ माँ धारी देवी तक का, जो लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे यहाँ की जानकारियाँ और बताते जाएंगे। पुराना जो बद्रीनाथ मार्ग है वो यही है और यहीं से आगे फिर गणेश बाजार शुरू होता है। जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो जो ऊपर का इलाका है जिसमें नेशनल हाईवे अभी है, वो पूरी तरीके से जंगल हुआ करता था। ऊपर लोग जाते भी नहीं थे, बहुत कम मकान थे। लेकिन जैसे ही नेशनल हाईवे बना तो ये जो रोड है, ये जो मुख्य बाजार है उसका हिस्सा बन गया। इसी से पीछे से होते हुए कमलेश्वर मंदिर से रास्ता ये आगे की तरफ बढ़ता है और ठीक आगे काली कमली की धर्मशाला है, बहुत बड़ी धर्मशाला। उसी के आसपास सबसे पुराना मार्केट है। ऐसा है कि 1896 में ये दुर्घटना कहिए, जो भी कहिए, ये घटित हुई। और उससे जो श्रीनगर का जो नीचे का हिस्सा है, जहाँ भक्तियाना कहते हैं, जिधर NIT वगैरह बने हुए हैं, आजकल SSB है, ये है सब, वो राजमहल था वहाँ पर, टिहरी रियासत का पहले, परमार वंशीय राजाओं का। तो राजा लोग तो चले गए थे टिहरी, क्योंकि वो सिंगोली संधि जब हुई थी और गोरखा आक्रमण के बाद तो उन्होंने ब्रिटिशर्स की सहायता ली। तो उनको पैसा नहीं था देने का, 35 लाख रुपए बताते हैं। तो उन्होंने वो सारा छोड़ करके वो टिहरी में उन्होंने अपना बना लिया। उस ज़माने में 35 लाख बहुत बड़े होते होंगे उस समय में। तो ये श्रीनगर जो है फिर उस समय, उसके बाद उजाड़ हो गया 1896 के बाद, और राजधानी जो है टिहरी चली गई थी। तो पुराना जो श्रीनगर था वो हम लोगों का परिवार भी वहीं उसी पुराने श्रीनगर में रहता था। ऐसे जो पुराने परिवार श्रीनगर के हैं, जैसे बड़े भारी प्रसिद्ध चित्रकार मौलाराम तोमर थे, उनके वंशज अभी हैं नगर में, हमारे पड़ोस में हैं कुछ परिवार। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। या इधर आपके अपर बाजार में जैन मंदिर है, ये सारे बड़े बड़े मंदिर, इस प्रकार की कई चीज़ें जैसे राजशाही में हुआ करते थे। और पुराना जो श्रीनगर था वो वहाँ पर हुआ करता था। तो उसके बाद वो सब तहस नहस हो गया। तो ब्रिटिशर्स के उसमें ये आ गया, इसलिए इसको अलकनंदा की इधर ब्रिटिश गढ़वाल कहा गया, जिधर हमें, और हमारे दाहिनी तरफ इधर कीर्तिनगर और इधर जो है टिहरी की तरफ, ये टिहरी गढ़वाल चला गया। महाराजा टिहरी ने वहाँ राजधानी टिहरी में बना दी। इसका ये विभाजन हुआ इसका। तो 1896 के बाद जो है यहाँ की काफ़ी दुर्गति हो गई थी। तो उस समय एक अंग्रेज़ कलेक्टर थे, पौड़ी में कलेक्टर बैठते थे। अंग्रेज़ ठंडी जगह पसंद करते थे। तो पौ ने जो है इस श्रीनगर के सेटलमेंट का बीड़ा उठाया, और उसका जो वहाँ पर लेक भी फटी थी, उससे और भारी नुकसान होता अगर उस समय उसके कुछ प्रिकॉशन न लिए होते। तो उस समय उन्होंने कुछ प्रिकॉशन भी लिए, लेकिन फिर भी वो जो श्रीनगर का नीचे का हिस्सा था वो बहुत बड़ी मात्रा में बह गया था। तो उसने फिर ये जो वर्तमान में जिधर आप इस समय भी बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये नया श्रीनगर बसाया गया था पौ के द्वारा। और पौ ने इसको इस पैटर्न पर बसाया कि जैसे जयपुर का जो शहर था, जयपुर का जो शहर है उस पैटर्न पर उसने बनाया। और जो यहाँ का गोला बाजार जिसको आज कहते हैं, वो वहाँ पर वो चौपड़ की तरह, जैसे चौपड़ खेला जाता है ना, उसकी चारों तरफ, पार्क के चारों तरफ से वो सड़कें चारों तरफ बनाई गई थी। तो वो चौपड़ की तरह उसको बाजार था। तो इसको आज़ाद पार्क भी कहते थे आज़ादी के बाद आंदोलन के लिए। अब ये गोल है, इसलिए अब बोलचाल की भाषा में इसको गोला बाजार कहते हैं।
हमने पहले ही बताया आपको कि जो श्रीनगर है वो ऐतिहासिक धार्मिक नगरी रही है। इस नगरी का पूरा इतिहास रहा है। लेकिन जब 1994 में जब बाढ़ से पूरा श्रीनगर तबाह हो गया तो असिस्टेंट कमिश्नर पॉ ने ये पूरा श्रीनगर, जो आज का वर्तमान श्रीनगर है, वो बसाया। प्लॉटिंग के हिसाब से सड़कें बनाई गई और ये उत्तर भारत का पहला ऐसा शहर है जो व्यवस्थित किया गया, ठीक वैसे ही जैसे जयपुर है। और फिर आज़ादी के बाद चंडीगढ़ हम देखते हैं कि वैसा शहर है। तो आज का शहर है जिसमें 12-12 फीट चौड़ी सड़कें हैं प्लॉटिंग के हिसाब से। और उस समय जो लोग, जिनकी ज़मीनें नीचे थी बल्डियाना में या जहाँ पर NIT है, यहाँ पर SSB है, फिर उन लोगों को धीरे धीरे यहाँ पर बसाया गया। उसके बाद जब काली कमली की धर्मशाला बनी तो जिस जगह पर काली कमली की धर्मशाला है उसी पर आपको पुराने जो मकान हैं इस तरीके से मिट्टी पत्थर के और ये पुराने काश्तकारी नक्काशी युक्त वो दिखाई देंगे। बाकी जो आगे का बाज़ार है जो और एडवांस हो गया है, वहाँ पर पुराने मकानों को तोड़ दिया गया है, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन गए हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले 10-20 साल में इस वाले इलाके में भी जहाँ जहाँ दिख रही है वो सारे पुराने मकानों को तोड़कर कॉम्प्लेक्स जो हैं वो बड़े बड़े या बड़ी दुकानें सीमेंट कंक्रीट की बन जाएंगी। आप अभी चौरास पुल पर हैं। ये चौरास पुल है जो श्रीनगर बाज़ार से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर है। 2012 में 25 मार्च को ये चौरास पुल बनाया जा रहा था, मोटर पुल, और ये टूट गया। 7 लोगों की मौत हो गई। लंबे समय से इस पुल की मांग की जा रही थी। गढ़वाल विश्वविद्यालय 1973 में स्थापना हुई थी और ये जो चौरास कैंपस है ये टिहरी गढ़वाल में है। तो मैंने जो मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की थी वो श्रीनगर गढ़वाल के बिरला कैंपस में की थी। लेकिन अब सारे जो प्रोफेशनल कोर्स हैं HNB सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वो चौरास कैंपस में शिफ्ट हो गए हैं। बाकी जो पुराने प्रोफेशनल कोर्स की जगह जो परंपरागत कोर्स हैं जैसे BA है, BCom है, BSc है, वो अभी भी बिरला कैंपस में संचालित हो रहे हैं। यहाँ पर एक झूला पुल भी है जिस झूला पुल से लोग पुराने समय में बाइक से या पैदल सफ़र करते थे। और चौरास कीर्तिनगर में है जो टिहरी गढ़वाल में है, पहले भी बताया मैंने। यहाँ से मैंने हाईवे छोड़ दिया है जो नेशनल हाईवे है बद्रीनाथ मार्ग, और मैं जो टिहरी गढ़वाल की तरफ फिर से वापस आ गया हूँ। यहाँ से जाऊँगा ठीक धारी देवी इस तरफ से। तो थोड़ा भीड़ वाले इलाके में जैसे ही मैं चला आज 2 किलोमीटर तो बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि अभी तक तो मैं पूरा पैदल ही चल रहा था। जो सड़कों पे भी, उन सड़कों पर जहाँ पर मूवमेंट कम था, या पूरा पैदल। रात को काफ़ी बारिश हुई। अलकनंदा नदी की स्थिति यहाँ पर देखकर काफ़ी दुख हो रहा है। यहाँ पर डैम बना है, GVK कंपनी ने बनाया है, और इस डैम ने पानी टनल के माध्यम से आगे छोड़ा जाता है। तो यहाँ करीब 2 या 3 किलोमीटर पूरी जो अलकनंदा नदी है वो सूख गई है। अब उसमें जो बायोडाइवर्सिटी होगी वो कितना नुकसान हुआ होगा। खैर बिजली भी चाहिए, ये बात अलग है, लेकिन बिजली के साथ साथ नेचर का बहुत नुकसान होता है। तो यहाँ पर थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। 2018 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था और ये इसकी पेंटिंग जो है वो उखड़ने लग गई है। असल में भारत में जो निर्माण कार्य होते हैं ना, उसकी गुणवत्ता में बहुत ज़्यादा गिरावट आती जा रही है। कमीशनखोरी इतनी बढ़ गई है। एक्चुअली जो इसकी घाटी की जो आकार है ये एक स्टेज की नहीं है, अलग अलग फेज़ में ये डेवलप हुआ है। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे चारों तरफ जितना भी सेटलमेंट है हमारा आज का, ये सब क्वाटरनरी सेटलमेंट के ऊपर है। क्वाटरनरी सेटलमेंट का मतलब होता है नदी के द्वारा लाया हुआ गाद जो कि नदी के दोनों किनारों में बसा है, जिसको हम टेरेस भी बोलते हैं। तो इधर हम नदी के दाएं छोर में देखते हैं तो चौरास टेरेस है, और नदी के बाएं छोर में देखते हैं तो स्वीत हो गया और श्रीनगर हो गया और आपका डांग एठाना हो गया। तो ये अलग अलग टेरेस लेवल हैं, और इन्हीं टेरेस के ऊपर धीरे धीरे करके लोगों ने इसको एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में बदला और सेटलमेंट किया। तो शायद कालांतर में जब पास्ट में जब यहाँ पे खुला रहा होगा, तो इसीलिए देवलगढ़ से हमारे जो गढ़वाल के राजा हैं
उनको भी लगा कि ये खुला मैदान है, खुली जगह है, यहाँ पे स्पेस अच्छा है, तो उन्होंने देवलगढ़ से शिफ्ट किया श्रीनगर में। तो उस टाइम की बसागत है ये, है ना। 16वीं सदी 17वीं सदी में, उससे भी पहले के यहाँ पे हमारे पास हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं श्रीनगर में, तो 14वीं सदी के भी है। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं घाटी का, वो घाटी का जैसे मैं बता रहा था जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर हम इसको अपस्ट्रीम में देखें सुपाना की तरफ, तो वहाँ से ये जो है आगे जाके घाटी बिल्कुल सक्रिय हो जाती है, और सुपाना से जैसे ये क्रॉस करता है नीचे को, तो सुपाना में यहाँ पे हमको एक जियोलॉजिकल जो बहुत महत्वपूर्ण सिग्नेचर है, टेक्टोनिक अलाइनमेंट, जिसको हम बोलते हैं श्रीनगर थ्रस्ट। तो थ्रस्ट क्या होता है, वो एक जोन होता है जिस जोन में रॉक जो है एक दूसरे के ऊपर राइड कर रही होती है, दो डिफरेंट टाइप की रॉक, और वो आपस में क्रश हो जाती है, तो घर्षण के कारण वो चूरा हो जाता है उसका। तो नदी जब ऊपर से आ रही थी, तो जैसे ही उसको ये घर्षण वाला इलाका मिला, चूरे वाला इलाका मिला, तो उसको आसान हो गया घाटी को काटने में। तो लेटरल कटिंग इसकी आप देखें, इसकी विड्थ जो है, जहाँ वो बिल्कुल टिपिकल गॉर्ज था, अभी तो बिल्कुल करीबन 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर का ये वाइड वैली बन गई है। अब इस वैली में भी रिवर जो है अलग अलग स्टेजेस में फ्लो कर रही है, और साथ में हमें जो नदी के जो सेडिमेंट्स हैं, वो हमको यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर क्वार्टर से लेके, जहाँ बीसी का बंगला है, और चौरासपुरा तो और नीचे नदी तक, आज के लेवल पे हमें, आज के डेट पे हमें कम से कम 6 इसके लेवल मिलते हैं। और इन्हीं 6 लेवल के आधार पे हम कहते हैं कि नदी अलग अलग कोर्स में शिफ्ट की है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नदी एक साथ नीचे गहरी चलेगी। आप साइड में देखेंगे तो रॉक दिखती है, और फिर उसके बाद वर्टिकल रॉक होने के कारण इसका मतलब ये क्लिफ है, और इसका मतलब ये जब हिमालय जब अपलिफ्ट कर रहा था, तो वो इंडिकेशन है कि यहाँ पे साइमल्टेनियसली रिवर भी कटिंग करती रही, और टेक्टोनिक कारण जो है रॉक भी ऊपर नीचे होती गई। क्या सर कोई खतरा नहीं है, अब श्रीनगर कोई सेफ हो गया है? श्रीनगर क्योंकि नदी का लेवल काफ़ी नीचे जा चुका है, और श्रीनगर जो टाउनशिप है वो अपनी जगह पे एक स्टेबल लैंड के ऊपर है। जैसे हम देख रहे हैं कि स्वीत गांव है या चौरास है, ये सब आप काफ़ी मतलब 60 मीटर 70 मीटर प्रेजेंट लेवल से ऊपर है। तो 60-70 मीटर पानी आने के लिए इतनी एनर्जी आना अभी फ़िलहाल तो ऐसा संभव नहीं नजर आता, क्योंकि विगत हम पिछले 1970 से मैं देख रहा हूँ कि जितनी भी बाढ़ आई है, उसका जो लेवल है वो सिर्फ लो सबसे नीचे वाला टेरेस है, उस लेवल तक ही कवर किया है। तो 5th और 6th जाने में तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, मेरे ख्याल से कोई प्रलय होगा तभी आ पाएगा। रही बात जो नदी के किनारे जो बसागत हो रही है, वो थोड़ा खतरे का जद है। लोग जो है थोड़ा सा नासमझी कर रहे हैं, और नदी के किनारे में जितनी भी बसागत है, मेरे ख्याल से उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। तो जो ये जो सामने दिखाई दे रहा है आपको, ये आज से लगभग 12,000 से और 8,000 2 डेट है इसकी निकली कार्बन डेटिंग यहाँ के सेडिमेंट से। ये स्वीत गांव इसके ऊपर बसा हुआ है, उस सेडिमेंट के ऊपर स्वीत गांव है, और दूसरा हमारा ये मेडिकल कॉलेज है, राइट। हाँ। 2013 में जब केदारनाथ से जलजला आया था, तो श्रीनगर का ये पूरा सड़क थी, यहाँ पे पूरा एक बड़ा हिस्सा अलकनंदा नदी में बह गया था। उसी की ये रिटेनिंग वॉल तैयार की जा रही है। श्रीनगर में अलकनंदा एक विशेष आकृति बनाती है, एस आकार की, और इसीलिए इसे पौराणिक श्री क्षेत्र भी कहते हैं। इसके अब इस लैंडस्केप के कारण ये पूरी जो अलकनंदा घाटी है वो बहुत खूबसूरत दिखाई देती है। अगर इसका टॉप एंगल आप देखें तो आपको सहसा विश्वास नहीं होगा कि कितनी खूबसूरत घाटी है ये। इसको हम लोग सुपाना गांव के नाम से जानते थे। जब इनिशियल सर्वे हुआ था तो सुपाना डैम के नाम से था, लेकिन अभी हो गया अलकनंदा, श्रीनगर अलकनंदा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। और ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। आपने पानी को डाइवर्ट किया थ्रू एक टनल एंड देन ओपन कैनाल, डिसल्टेशन चैम्बर है, एंड देन 7.5 किलोमीटर यहाँ से वहाँ तक
किलकेश्वर में जाके 60-70 मीटर का फॉल दे के सीधे सीधे ओपन अलकनंदा में भेज दिया जा रहा है, वहाँ पे पावर जनरेट हो रही है। देखिए, टिहरी डैम तो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है और भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट भी समझ लीजिए उसको। और वो जो डैम है इनमें और उसमें ये होता है फ़र्क, एक तो सबसे बड़ी बात है कि बहुत बड़े एरिया को कवर करेगा वो। दूसरा क्या है कि रिहैबिलिटेशन की प्रॉब्लम है। और आपने पहाड़ी इलाके में तो क्या होता है कि अगर आप नदी के किनारे के गाँव को हटाना है तो वो तो चलो ठीक है, लेकिन जो स्लोप में बसे हुए गांव हैं नदी के दोनों तरफ, भागीरथी और भिलंगना के दोनों स्लोप में जो गांव बसे हुए हैं, उनकी स्थिति भी कतिपय जो है वो अनस्टेबल रहती है, क्योंकि नीचे जो है फ्लक्चुएशन करता है पानी लीन पीरियड में और जो पीक आवर्स में है, तो पानी बढ़ता है, बरसात में जैसे बढ़ गया फिर कम हो जाएगा। तो इस फ्लक्चुएशन की वजह से होता है कि साइड का जो स्लोप है उसमें जो गांव बसे हुए हैं वो बेसिकली गांव हमारे जो हैं पुराने ओल्ड स्लाइडेड मटेरियल के ऊपर बसे हुए हैं, किसी हार्ड रॉक पे नहीं बसे हुए हैं। और सेटलमेंट पैटर्न भी जहाँ जहाँ हमको लूज मटेरियल मिला या ओपन फैन मिले हमको या टेरेसेस मिले, वहीं पर हमने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करी। रॉक पे थोड़ी प्रैक्टिसेस होंगी। तो क्या है कि वो जब उसका टो जब फ्लक्चुएशन होता है तो उसका जो है टो कटता है, और टो कटने की वजह से पूरा मास जो है ऊपर का नीचे को धीरे धीरे करके सब्सिडेंस होता है। तो वो एक फेलियर का कारण होता है। जैसे एग्जांपल आपको बहुत सारे आजकल मिल रहे हैं, जोशीमठ का एग्जांपल ही ले लीजिए, और इधर टिहरी में तो कम से कम 14 गांव का मैं सर्वे करके आया हूँ। वो 14 गांव जो है आफ्टर कंस्ट्रक्शन और जो रिहेबिलिटेशन कंप्लीट रिहेबिलिटेशन के बाद भी 14 गांव आज जो है अफेक्टेड एरिया में आ गए हैं। तो ये एक कारण होता है कि जो बड़े डैम हैं वो इस तरह से नुकसानदेह होते हैं। और जब दूसरी बात ये है कि हालांकि इसकी फ़ायदा ये है कि आपने पावर जनरेशन के लिए वाटर ज़्यादा मिल जाता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर मिल जाता है, लेकिन अब मेरे ख्याल से धीरे धीरे जो माइंडसेट हमारे वैज्ञानिकों का या लोगों का या पॉलिटिशियंस का, डिसीजन मेकर्स का हो रहा है, वो ये हो रहा है कि भाई जैसे चाइना में है, जैसे और कंट्रीज़ में है, रन ऑफ द रिवर स्ट्रीम पे रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बनाए जाएँ बजाय कि बिग डैम्स के। निश्चित तौर पे हम जो है अपनी रिवराइन इकोसिस्टम को पॉन्ड इकोसिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। बहुत सिंपल सा फंडा है कि आपने नदी को तालाब में कन्वर्ट कर दिया तो जो आपका रिवराइन पूरा इकोसिस्टम है वो कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो जाता है। अब उसमें उस इकोसिस्टम में हमारे जितने भी उसके अवयव हैं, जिसको हम बोलते हैं भाई सपोज करो वहाँ के एनिमल्स हैं, फिशेज हैं, वहाँ की वेजिटेशन है, वहाँ का जो हैबिटाट है, अदरवाइज जैसे हम लोग रिवर के अलोंग कल्टीवेशन करते थे, वो सारा पैटर्न ख़त्म हो जाता है और वो अल्टीमेटली एक डैम झील में परिवर्तित, और झील में परिवर्तित होने से जो है वहाँ का उसमें गाद का इकट्ठा होना दुनिया भर के जो है बीमारियों के लिए एक किस्म से एक सोर्स हो जाता है वो हमारे डिजीज़ को पैदा करने के लिए। तो ये बड़ा एक ड्रॉबैक है, क्योंकि हम उसका इंटायर इकोसिस्टम ही चेंज कर रहे हैं। जितना अलकनंदा में डैम बनेंगे सर उतना ज़्यादा नुकसान होगा, उतना ज़्यादा वो खतरा बना रहेगा हमेशा के लिए। देखिए, प्रकृति के खिलाफ अगर कोई जा रहा है, वैसे तो प्रकृति अपना रोल अदा करती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। उसको जब जो करना होगा कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन अगर हमको एज ए ह्यूमन बीइंग हमें अगर अपने को फैसिलिटेट करना है, अपने को सुविधाएं जुटानी है, तो कहीं ना कहीं हमें जो है इसका प्रतिरोध झेलना पड़ेगा। और चाहे वो हम भूस्खलन के रूप में जब हम रोड बनाते हैं तो बड़े बड़े भूस्खलन होते हैं, जब हम क्या कहते हैं उसके लिए ये ब्रिज बनाते हैं तो कई बार ब्रिज कोलैप्स हो जाता है, उसके एबेटमेंट जो है कोलैप्स कर जाते हैं, तो उसके ऊपर जो टूरिस्ट है या ट्रैवलर है वो हैम्पर्ड हो जाते हैं। इसी तरह से जब हम डैम बना रहे हैं तो कई बार डैम टूट जाता है, तो डाउन स्ट्रीम में जो है ओवर फ्लडिंग होने की वजह से हैवॉक क्रिएट हो जाता है। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अल्टीमेटली इसके समाधान भी हैं। ऐसा नहीं है कि आप प्रिकॉशंस नहीं है। अब माना आप ट्रैकिंग में जा रहे हो तो आपको पता है कि आपके घुटने में दर्द होगा, आपके पाँव में दर्द होगा, तो आप ज़रूर रिलैक्सल ट्यूब या ऑइंटमेंट कुछ लेके चल रहे होंगे। आपके पास टेंट होगा, आपके पास स्लीपिंग बैग होगा, आपके पास मैट्रेस होगा, तो यू वेल इक्विप्ड। तो स्वाभाविक है जब आप एक रिस्क ले रहे हैं, देखिए देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द रिस्क एंड द हजार्ड। जो जितना हजार्ड के नज़दीक जाएगा उतना बड़ा रिस्क है, और उसके लिए उतने ही मिटिगेशन की भी आवश्यकता पड़ती है।
तो ये तीनों का आपस में एक समावेश वो है, सामंजस्य है, रिस्क, हजार्ड एंड मिटिगेशंस। तो अब जब हम डैम बना रहे हैं तो उसके लिए हम पहले से ही प्लान करते हैं कि भाई कौन सा एरिया डूब क्षेत्र का होगा, कौन सा इसके लिए इकोलॉजिकली सेंसिटिव, इसके स्लोप का ट्रीटमेंट है। आप देखेंगे कि यहाँ जगह जगह पे स्लोप नीलिंग हुई है, सीमेंट के जो है बिल्कुल एकदम से कंक्रीट स्लोप टाइप का बना रखा है, तो दैट इज़ कॉल्ड स्लोप नेलिंग। नदी के किनारे आपको डाउन स्ट्रीम में आपको रिवर्टमेंट नज़र आएंगे कि जब हम अगर एक्सेस पानी छोड़ेंगे तो उसके फोर्स से जो है नदी का कटाव ना बचे, कटाव से बचे, तो ये रिवर्टमेंट जैसे चीज़ें बनाई जाती हैं। ये इसेंशियल स्ट्रक्चर्स हैं जो बनाए जाते हैं। आप इस समय श्रीनगर डैम के ठीक आगे हैं। ये पूरा पीछे डैम दिख रहा है। दरअसल इसे सुपाणा डैम भी कहते थे पहले, क्योंकि सुपाणा गांव के ठीक पास में ये डैम है। और इस डैम के बनने के बाद जो बिजली का जनरेशन है वो भी शुरू हो गया। लगभग 400 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। रन ऑफ द रिवर है और बड़ी खूबसूरत यहाँ पर लेक है। तो बद्रीनाथ केदारनाथ जाने वाले यात्री जो है इस लेक का आनंद लेते हुए आगे बढ़ते हैं। धारी देवी का जो प्रसिद्ध सिद्धपीठ मंदिर है वो भी इस डैम की भेंट चढ़ गया था। और जब केदारनाथ त्रासदी आई थी तो जब वहाँ गोरा जो चोराबाड़ी ताल फटा था, उससे ठीक पहले वो जो शक्तिपीठ है, मूर्ति है पत्थर की, उसको उठाया गया था उस शक्तिपीठ को। और उसके बाद फिर ऊपर से चोराबाड़ी ताल फटा था। ऐसा उस समय जो तमाम आस्थावान लोग थे उनका कहना था कि सिद्धपीठ धारी देवी के साथ छेड़छाड़ की गई थी, इस वजह से चोराबाड़ी ताल फटा, केदारनाथ में त्रासदी आई। आज जो है वो पूरा जो पत्थर है, जिस पत्थर पर माँ धारी देवी विराजती हैं, उस पूरे पत्थर को ही अपलिफ्ट करके खूबसूरत मंदिर का निर्माण किया गया है। और वो सब कुछ हुआ इसी जो श्रीनगर डैम की वजह से। स्टेशन ही तो बन रहा है ये पिंक क्वाड्रेंट। हाँ, कौन सा बोल रहे हैं? लाख का। ओके। तो प्रोफेसर एमपीएस बिष्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। वो आए और पूरा उन्होंने जो लैंडस्केप है श्रीनगर का, उसके अलावा जो पूरी यहाँ की जियोलॉजी है पहाड़ की, वो मुझे समझाई और आपके माध्यम से सबको समझाई। हम लोग धारी देवी मंदिर प्रांगण में पहुँच चुके हैं, जो धारी गांव है। अभी हमें झूला पुल पार करके मंदिर में दर्शनों के लिए जाना है। प्रोफेसर एमपीएस बिष्ट यहाँ के टीचर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, और यही उनका छात्र जीवन गुजरा है। तो कुछ धारी देवी माता के लिए भी उन्होंने सोचा है। बिष्ट जी, क्या आप? ऐसा है कि हम जब से होश में आए हैं कक्षा 8 के बाद 1974 से, और तब से लेकर अपने पापा के साथ अक्सर धारी माँ मंदिर में आया करते थे। तब तो हम छोटे थे, हमें ज्ञान कम था, लेकिन हाँ इतना पता था कि देवी है, शक्तिपीठ है, और इसके प्रति हम लोगों की बहुत बड़ी आस्था रही है। और उस माँ की कृपा है कि मेरे को ये तीसरा जन्म है ना। तो इसलिए मैं इनके ऊपर मतलब इनसे बहुत ही अपने को जोड़ता हूँ। और हमेशा एक चिंतन मनन रहता है कि आफ्टर ऑल धारी का होगा क्या। जब ये बन रहा था, इसको अपलिफ्ट कर रहे थे, उस समय भी बड़ा चिंतन था कि किस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे। जीबीके कंपनी वालों के साथ भी बातचीत करी, उन्होंने मॉडल दिखाया था सर कि जब ये बन के आएगा तो आपको लगेगा बहुत सुंदर है। तो वास्तव में वो अपने स्वरूप में अब जो फाइनली आ चुका है, तो हम लोगों को बड़ा सुकून मिल रहा है कि एक चारों तरफ उसका तालाब है और उसके बीच में जो उसका रूप है माँ दुर्गा का, वो अपने आप में बहुत ही मनमोहक है। तो इसकी सुंदरता को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके ऊपर एक दिन मैंने भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के साथ चर्चा करी। और जैसे कि आप जानते हैं उनका पेड़ों के प्रति बड़ा लगाव है, और उन्होंने लगभग पिछले साल 65,000 वृक्ष लगाए हैं पूरे उत्तराखंड के अंदर। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि भाई साहब क्यों ना हम माँ धारी वन के नाम से इसके दोनों छोर, दाएं और बाएं छोर में वृक्षारोपण करें और कुछ सुंदर से वृक्ष लाएं। तो उन्होंने भी तुरंत अपनी हामी भरी, और उसके बाद वो बिल्कुल उन्होंने कहा कि इसकी तैयारी करो। और अब हम जो है इस बार का जो हरेला है उसमें हम यहाँ पे प्लांटेशन करेंगे। धारी देवी मंदिर की जो पेरीफेरी है उसमें हम वृक्षारोपण करेंगे। नहीं, आपका बड़ा वो है इसमें, क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं
मेरे ख्याल से आदि गुरु शंकराचार्य जैसे लोगों ने उस ज़माने में ट्रैवल किया होगा, और तब आज जैसे हमारे आप जैसे जवान बच्चे इस क्षेत्र में ये जो हमारा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, हाँ टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इसको बढ़ा रहे हैं। इसके लिए आप साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। भगवान बद्री केदार आपको जो है ऐसे ही आगे बढ़ाते जल्द मिलेंगे फिर। थैंक यू सो मच। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि धारी देवी का जो सही नाम है वो है दक्षिण काली। दक्षिण काली के अनुसार ही यहाँ पर माँ की पूजा अर्चना होती है। ये माँ का जो ये सिद्ध पीठ है, धारी नामक गांव में स्थापित होने के कारण इसको जनसाधारण की भाषा में धारी देवी शब्द ये प्रचलन में आ गया है। और आज पूरे क्षेत्र, पूरे भारतवर्ष में ही ये धारी देवी के नाम से विख्यात हैं। लेकिन पूजा अर्चना जो हम लोग पुजारी लोग करते हैं, ये दक्षिण काली इसको बताया गया है, माँ काली का ये स्वरूप है। ये किस काल से यहाँ पर स्थापित है, वर्तमान में हमारे पास इसका कोई ऐसा लिखित दस्तावेज नहीं है। हमारे पूर्वजों के द्वारा जैसे एक जनश्रुति में चलाया, हमारे दादाजी ने पिताजी को बताया होगा, पिताजी लोगों ने हमें बताया कि जब बृहताल टूटा तो उस समय पुजारी लोगों के जो घर होते थे वो नदी के किनारे ही पुजारी लोग वहाँ पर निवास करते थे। धारी गांव के हमारा मूल निवास है। वर्तमान में इस स्थान पर मैं हूँ, इसको कलिया सौड़ कहते हैं, और पूर्व में इसको कालिका सौड़ भी कहते थे देवी के नाम से। उस दिन क्या हुआ था, मतलब उस दिन सुबह था या शाम के समय? नहीं, शाम के टाइम पर ऐसा हुआ कि देखिए, ये तो एक, जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये मेरा अनुमान है, हो सकता है मेरा अनुमान गलत भी हो। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जितनी गहराई पर अलकनंदा नदी माँ के द्वार से बहती थी, इतना अगर पानी ही पानी आ जाता, जितना वर्तमान लेवल पर पानी है, तो पूरा श्रीनगर साफ हो जाता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जीबीके कंपनी के द्वारा जो डैम बनाया गया, उन्होंने क्या किया कि उसके शटर डाउन कर दिए, बांध के शटर डाउन कर दिए। बारिश हो ही रही थी, अलकनंदा का जल स्तर बढ़ ही रहा था, पानी बाहर नहीं निकल पाया। और जब ऊपर से कुछ फ्लड टाइप का आया तो सबसे पहले मलबा नीचे जमा होने लग गया, और जब मलबा जमा हो गया तो ऑटोमेटिक है कि भाई पानी ऊपर आएगा। जिस स्थान पर आज देवी विराजमान हैं, जहाँ पर देवी थी, वहाँ तक तो मलबा आ रखा है। अब उससे कम से कम 50-60 मीटर नीचे अलकनंदा नदी थी, तो जब 60 मीटर पूरा मलबा भर जाएगा तो पानी का तो सतह ही ऊपर उठ जाएगा। तो अगर शटर खुले हुए होते तो ये स्थिति नहीं आती, धारी देवी मंदिर तक पानी किसी भी हालत पर नहीं पहुंचता। लेकिन शटर बंद होने के कारण वहाँ पर वो पानी पहुँच गया, और फिर देवी को जो है हटाना पड़ा। सुबह से प्रक्रिया चल रही थी, हम लोग तैयार नहीं थे, लेकिन जैसे ही हमने देवी को हटाया, वैसे ही वहाँ पर जितने लोग थे, ऐसा लगा सबको सांप सूख गया। पिन ड्रॉप साइलेंट, किसी के मुंह से आवाज़ नहीं निकली, और एक ऐसा जैसे कोई भयानक वातावरण। हमारे भाई साहब उस समय 80 साल के हमारे सबसे बड़े भाई रहे होंगे, वो स्वयं मेरे से कहने लगे, जो हम लोगों को ढाढ़स बनाते थे, वो स्वयं मुझे कहने लगे कि मुझे डर लग रहा है। तो ये उस दिन की घटना है। लोग इसको जो है देवी से जोड़ करके भी देखते हैं प्रत्येक प्रकार के, लेकिन हम लोग इसको बता नहीं पाएंगे, क्योंकि यदि हम कहते हैं तो आजकल आप जानते ही हैं कि सारी हमारी बातों को लोग कहेंगे, साहब देखो अंधविश्वास फैला रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं। तो ये देवी का और भगवान शंकर के बीच का मामला है, वही जाने। और लेकिन ऐसा है कि जो जो लोग इनमें इन्वॉल्व थे, हम आज अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं कि उनको उनका प्रतिफल मिल ही रहा है। अभी देवी की लोकेशन ठीक एग्जैक्ट कितनी है प्रारंभिक स्थिति से?
वो जो 21 मीटर जो है वहाँ से ऊपर है, मतलब पानी उस पर पानी जो मूल स्थान था वो पानी से लगभग 21 मीटर नीचे है। पूरा पहाड़ी ऊपर है, कितना है उसका हिस्सा जिस पर माता की नहीं, माता की मूर्ति देखो, पहले ऐसा था कि आप जैसे नीचे जाते थे तो काफ़ी गहरा, तो आपको 300 मीटर चलना पड़ेगा, लगभग आपको जो है 1 किलोमीटर चलना पड़ता है। इस समय आप जो जाएंगे पुल तक वो 300 मीटर है, तो ये लगाइए कि आपको 700 मीटर, और फिर आपको स्ट्रेट चल के एक टीले में चढ़ना पड़ता ऊपर। तो उस टीले में देवी थी, वो एक पत्थर का जो टीला था उसमें देवी स्थापित थी। तो उसी टीले से ही इन्होंने एक पिल्लर लेकर के, मैं समझता हूँ कि 8 बाई 8 का एक पिल्लर होगा, उसको लेकर के उसको ऊपर उठाया और उसी में ठीक 90 डिग्री पर जहाँ पर देवी थी पहले नीचे, उसी सीध में देवी को ऊपर रख दिया गया है। तो जो प्राकृतिक छटा जो थी मंदिर की वो तो दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, दिव्यता और भव्यता अलग बात है, लेकिन प्रकृति का सजाया संवारा हुआ वो अलग चीज़ होती है। वहाँ पर तो एक किस्म का ध्यान केंद्र था, सिद्धपीठ है वो, प्रत्येक व्यक्ति वहाँ पर जाते ही ध्यान मग्न हो जाता था। आज ये बात नहीं है, आज तो लोग देख रहे हैं कैसा बना हुआ है, पानी में कैसा बन गया होगा, ये कैसा बन गया होगा, कैसे पानी में पिल्लर डाले होंगे, जबकि वो पिल्लर पहले पानी में नहीं थे, वो ज़मीन में बनाए गए, सारे पिल्लर ज़मीन से बना रखे हैं। पांडव भी जब हिमालय गए थे, कहते हैं यहाँ पे माँ का आशीर्वाद लेके गए थे। उसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य जी यहाँ पे आए, जब वो अपनी बद्री केदार की यात्रा में जा रहे थे, तो वो भी जो है यहाँ पे माँ के दर्शन करके गए हैं। उनके बारे में एक कहा जाता है कि पहले वो सिर्फ शिव को मानते थे, यहाँ आने के बाद वो शक्ति को भी मानने लग गए थे। उसके बाद यहाँ से वो केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए प्रस्थान किया था उन्होंने। क्या हुआ ऐसा? नहीं, ऐसा श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कितना मानते हो भगवान को, बाकी सबका अपना अपना है। हाँ, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। पर्सन टू पर्सन ये डिपेंड बात भी करता है कि सच है कि कैसा काफी है, लोग कोई अब मानता है पर्यटक कोई नहीं मानता। के हिसाब से आते हैं। मतलब पहले जब हम सुना करते थे तो बोलते थे कि तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, तब बोलते थे कि हम मतलब इन सब केदारनाथ वगैरह पे जा रहे हैं, हम बुजुर्ग अवस्था में जाया करते थे। अब वो थोड़ा ट्रेंड में कह लो या चेंज हो गया है। अब मतलब जैसे ही बच्चा यंग एज में आता है तो उससे रहता है कि हाँ केदारनाथ जाना है, हमें घूम के आना है। वो हो सकता है कि मतलब काफ़ी लोगों का होता है कि एक श्रद्धा रहती है कि हमें मंदिर जाना ही जाना है, कि हमें दर्शन करके आना है। कुछ शिव भक्त होते हैं, बहुत मानते हैं, और कुछ लोगों का है कि जैसे मतलब कि उत्तराखंड है, घूम के आएंगे, अच्छी वादियाँ हैं। और ये भी सच है कि यहाँ पे मतलब हरियाली वगैरह इतनी है तो लोग बाग आते हैं घूमने, उन्हें अच्छा लगता है। हम लोग पूरे चारधाम यात्रा के रूट पे रोड सेफ्टी के बैनर्स लगा रहे हैं, जिसमें लोगों को, खास करके ड्राइवरों को जागरूक किया जाएगा कि आप क्या करें और क्या ना करें, जिससे कि कीमती जानें जो हिंदुस्तान में दुर्भाग्यवश हर साल लगभग 1.5 लाख लोग रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा दाग सा है हमारे देश में। हम कितने तेज़ी से विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर हैं, और ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये हमें बहुत पीछे ले जाती हैं कि ये लोग शिक्षित नहीं हैं, इन लोगों को रोड सेंस नहीं है, ये लोग रैश ड्राइविंग करते हैं, ये लोग रोडों पे बिना हेलमेट के 2 व्हीलर चलाते हैं। तो इन सब चीज़ों को कैसे कम किया जा सके, रोड एक्सीडेंट ना हो, रोडों पे लोगों की कीमती जानों को बचाया जा सके, इसके लिए हमारा एनजीओ काम कर रहा है। और हम आज इसी सिलसिले में देहरादून से ऋषिकेश निकले थे। सच बता रहे हैं आपको, माता रानी के सामने कोई झूठ नहीं बोलता। मन में कहीं भी ये नहीं था कि आज हमें ये शुभ अवसर मिलेगा और माँ के इतने पवित्र दर्शन होंगे। मैं भावुक हो चुका हूँ। माता रानी के सामने जो दर्शन हुए, मेरे को द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति याद आ गई। कितना कॉमन है दोनों चीज़ें। आप वहाँ पे कृष्ण की मूर्ति देखिए द्वारिका में, और यहाँ माता रानी की मूर्ति देखिए,
आपको ऐसा लगेगा कि कुछ दूरी नहीं है, एक साथ हैं दोनों। जो धारी मंदिर के बारे में है कि पिछले 10 से 15 सालों में जो धारी देवी की ख्याति बढ़ी है इस सिद्धपीठ की, वो अप्रत्याशित है। ख़ास तौर पे 2013 की आपदा के बाद भगवान केदारनाथ और माँ धारी देवी की जो ख्याति है वो लगातार फैलती जा रही है और दोनों धामों में, दोनों जगहों पे जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। फिलहाल संदीप गोसाई को इजाज़त दीजिए, यात्राएं जारी रहेगी। जय नंदा, जय हिमाल।